Hello students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College अजमेर। आज के ई वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ द 3-फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ई वीडियो लेक्चर में इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट मोटर है और इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम में आने वाली इंडक्शन जो मोटर है वो इंडक्शन मोटर ही होती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडक्शन मोटर की किस सिद्धांत पे काम करती है, इसकी कार्यविधि किस तरह से है और एक्चुअली इंडक्शन मोटर होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं। इसके अंदर टर्म जो यूज़ की है वो है इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोटर, मोटर क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मोटर क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। इलेक्ट्रिक मोटर एक तरह की इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो वी कैन से दिस मशीन इज अ कन्वर्टर। ये एक कन्वर्टर की तरह काम करती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कन्वर्टर यानी इस मशीन के अंदर हम जब मोटर के अंदर जब हम इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो आउटपुट में हमें शाफ्ट के ऊपर, ये शाफ्ट बता रखी है, इस शाफ्ट के ऊपर हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल फोर्स। तो जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसकी शाफ्ट रोटेट करती है और हमें इस तरह से रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल फोर्स मूवमेंट हमको यहाँ से मिलता है, जिसका हम डिफरेंट एप्लीकेशन में उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी एक मशीन का बेसिक डेफिनेशन है। इन द अदर वर्ड, और दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि द डिवाइसेस विच प्रोड्यूस रोटेशनल फोर्स इज नोन एज मोटर। कि ऐसा डिवाइस जो कि रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है वो कहलाता है मशीन या मोटर कहलाती है। और मोटर बेसिकली जो वर्क करती है इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, इन दोनों के इंटरेक्शन से एक फोर्स डेवलप होता है जो कि मोटर को रोटेट करता है। अभी फोर्स किस तरह डेवलप होता है तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम शॉर्ट में यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से मोटर ये वर्क करती है। अब इसके अंदर एक टर्म आया है, देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसको हम डिस्कस करने के लिए यहाँ देखेंगे। ये देखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से, जैसे ये मैग्नेट मैंने बता रखा है, कोई भी बार मैग्नेट है जिसका एक पोल N होता है, दूसरा पोल S होता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जब कोई मैग्नेट है तो उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस निकलती है जो कि N से होती हुई S में जाती है। इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ये रोटेट करती है। तो अगर ये कोई सरफेस यहाँ है और इस सरफेस में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है तो ये कहलाती है फ्लक्स। किसी भी सरफेस के अंदर से, किसी भी सरफेस में से निकलने वाली टोटल मैग्नेटिक लाइंस है वो फ्लक्स कहलाती है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और फाई का जो यूनिट है वो है टेस्ला। ठीक है, तो फ्लक्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है बी इंटू ए इंटू कॉस फाई, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया और कॉस फाई इज द कॉस एंगल बिटवीन द बी एंड ए। तो बी और ए के बीच में बनने वाला जो एंगल है थीटा, उसका जो कॉस है वो कहलाता है कॉस थीटा। यहाँ पर देखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन 2 पाई आर। अगर इन सबको कांस्टेंट मान लें तो बी इज प्रपोर्शनल टू आई। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर करंट की वैल्यू किसी कॉइल में बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और करंट की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी। तो इस तरह से हम फ्लक्स को समझ सकते हैं। फ्लक्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हमारे मशीन में हर जगह काम आने वाला टर्म है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो ये ओवरऑल हम देखा कि ये फ्लक्स है। जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, उसके एरिया पर और उसके कॉस फाई पर।
अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने इंक्रीज कर दिया तो मेरा फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर मैंने एरिया उसका इंक्रीज कर दिया तो भी मेरा फ्लक्स इंक्रीज होगा। और दोनों के बीच का एंगल भी मैंने इंक्रीज कर दिया तो फ्लक्स हमारा इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली बी ए कॉस फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे फ्लक्स के। इन सबको वेरी करके हम फ्लक्स की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से मोटर के अंदर जो काम आने वाली टर्म है फ्लक्स, उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट आपने मोटर में ऊपर पढ़ा देखिए इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो मोटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन के बारे में कि व्हाट इज इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है, तो उसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल किया है जो आप देखिए नीचे यहाँ पर। ये है इंडक्शन इफेक्ट को समझने का एक प्रैक्टिकल है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर मैंने दो कॉइल लिए, कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2। तो कॉइल नंबर 1 है, इसको मैंने एक सप्लाई दे रखी है और कॉइल नंबर 2 के अंदर मैंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में करंट की दिशा को बताने के लिए काम में आने वाला एक उपयंत्र है। तो इस तरह से मैंने देखा, ये मैंने एक अरेंजमेंट किया है। तो जब मैंने सप्लाई को दिया, यानी मैंने स्विच को ऑन किया, तो एसी सप्लाई है ये मिलेगी हमारी इस कॉइल को। कॉइल कॉपर की बनी हुई है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ दिखा रखे हैं, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ दिखा रखे हैं। तो जब सप्लाई को ऑन करेंगे तो एसी सप्लाई, एसी करंट फ्लो होगी और करंट फ्लो होगी किसमें से, कॉइल में से फ्लो होगी। करंट सप्लाई चूंकि एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट होने की वजह से इसमें जब भी किसी कॉइल, एक रूल होता है कि जब भी किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो होती है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह का डेवलप होता है जिस तरह की करंट हमने उसको दी है। अब हमने यहाँ एसी सप्लाई दी है, एसी करंट दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग, और अल्टरनेटिंग का मतलब है कि फ्लक्स की वैल्यू समय के साथ साथ इंक्रीज होगी और समय के साथ साथ डिक्रीज होगी और इसकी पोलरिटी भी समय के साथ चेंज होगी, कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा फ्लक्स मिलेगा वो हमें अल्टरनेटिंग मिलेगा। अब इसके पास में मैंने यहाँ कॉइल रख दी है। अब मैं क्या करूंगा, कॉइल को मूव करूंगा, एक बार इस नंबर 1 कॉइल के पास ले जाऊंगा, एक बार नंबर 1 कॉइल से दूर ले जाऊंगा। तो इस तरह से जब कॉइल को मैं मूव करूंगा तो ये जो कंडक्टर्स हैं, कॉपर की वाइंडिंग्स है, ये वाइंडिंग कट करेगी इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स को करेगी, कट करेगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज होगा। समय के साथ साथ जो लिंकेज होने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज होगी। कभी फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा, कभी फ्लक्स कम लिंक होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो फैराडे के नियम के अनुसार देखिए E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। और यहां मैंने दिखा रखा है, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है तो हम उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, वेयर E इज द इंड्यूस EMF एंड डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ चेंज होने वाला फ्लक्स, अगर ये दोनों है तो हमें निश्चित रूप से इंड्यूस EMF मिलेगा। और सर्किट कंप्लीट है तो हमें इंड्यूस EMF से उसके अंदर करंट भी मिलेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हम यहाँ रिमूव करते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट आता है -1। तो माइनस साइन ये क्यों आता है, ड्यू टू द लेंज लॉ। तो लेंज के नियम के अनुसार ये माइनस साइन यहाँ पर हमें दिखाता है। अब लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है वो उस कारण का हमेशा विरोध करता है। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस EMF इज सच दैट, तो जो इंड्यूस EMF की पोलरिटी होगी वो इस तरह की होगी जो कि अपोज करेगी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगी। यानी कि इसकी वजह से इसमें अगर करंट इंड्यूस हुई है तो उस करंट की वैल्यू इस तरह से होगी, इस दिशा में होगी, क्योंकि ये इस कारण का विरोध कर रही है, ठीक है। तो ये लेंज के नियम के अनुसार जो करंट की डायरेक्शन है हम पता कर सकते हैं, जो नेगेटिव में होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस तरह से। तो ये लेंज का नियम है, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आता है। तो इस प्रैक्टिकल से हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से हमने कॉइल 1 को सप्लाई दी है, लेकिन कॉइल 2 के अंदर भी सप्लाई इंड्यूस हुई है, जबकि कॉइल 1 और कॉइल 2 दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो इफेक्ट है ये म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट कहलाता है। इंडक्शन इफेक्ट प्रेरण इफेक्ट प्रभाव कहलाता है। यानी हम किसी कॉइल 1 पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो उसके पास रखी है और फैराडे का नियम उस पर लागू होता है तो उसके अंदर भी करंट और वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। तो ये हमारा इंडक्शन इफेक्ट कहलाता है।
सो द फेराडे स्टेट, तो फेराडे एक जो वैज्ञानिक है 19वीं शताब्दी में हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल के अंदर योगदान दिया है। तो वो कहते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी कोई एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी एक कंडक्टर है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रखा जाए तो इसके अंदर क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा जो कि इसको रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पुट इनटू द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड जो वेरिंग है, ठीक है, देन अ फोर्स डेवलप ऑन द कंडक्टर, तो कंडक्टर में फोर्स डेवलप होगा विच मूव और रोटेट द कंडक्टर, जो कि कंडक्टर को रोटेट करेगा या मूव करेगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो है F इजिकल टू बी आई एल, वेयर F इजिकल टू फोर्स, B इजिकल टू उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी इंटेंसिटी, I उसमें जो करंट है और L उस कंडक्टर की लेंथ है। अगर ये सब है तो उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होगा और वो फोर्स उसको मूव करेगा। तो जो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो देखिए मोटर के अंदर जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है और इस लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम कंडक्टर के फोर्स की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम दिखाने की कोशिश की है। यहाँ देखिए एक मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक पोल है, यहाँ दूसरा मैग्नेटिक पोल है, ये N है और ये S है। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो N से S की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एक कंडक्टर मैंने यहाँ रखा है और कंडक्टर में ये करंट यहाँ फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अब हमें इसकी मोशन की डायरेक्शन पता करनी है। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, देखिए इसके अंदर जो थंब है और हमारी फोर फिंगर है और हमारी ये मिडिल फिंगर है, ये तीनों आपस में 90 डिग्री अलग अलग है। यानी कि ये इस दिशा में है, ये दिशा में, ये दिशा में और ये दिशा में, तीनों 90 डिग्री अपार्ट एक दूसरे से। तो हमारी जो ये मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर रही है और ये हमारी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट कर रही है, तो थंब हमारा मोशन की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो इस तरह से जो हमारा कंडक्टर है वो अपर साइड में मोशन करेगा और कंडक्टर यूं अपर मूव करता रहेगा। तो इस तरह से मोटर के अंदर फोर्स, कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इसके सिद्धांत या कुछ इसमें मोटर के जो प्रिंसिपल में काम आने वाले कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ इनमें अनुसंधान किए, उसके बारे में, उनके लॉज के बारे में आपको बताया कि जब भी हम मोटर के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें फैराडे के नियम के बारे में पता होना चाहिए, हमें लेंज के नियम के बारे में पता होना चाहिए और हमें फ्लेमिंग के नियम के बारे में पता होना चाहिए। फ्लेमिंग के भी जैसे फैराडे के दो नियम है, एक मोटर के लिए आता है और दूसरा अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर के लिए आता है। उसी तरह फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए अप्लाई होता है और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें जनरेटर के लिए काम में लेते हैं। तो ये बेसिक रूल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसे और अच्छी तरह पढ़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू।